आप लोग के लिए 12th क्लास का काव्यखंड का पहला पोएम करवत जो लिखे हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ये करवत फर्स्ट और सेकंड यानी प्रथम करवत द्वितीय करवत दोनों को हम अच्छी तरह से समझा देंगे। आप लोग लेखक परिचय अपने से भी पढ़ सकते हैं या लास्ट में हम समझा देंगे। हम पूरा सारांश को आपको समझाएंगे। इसका लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं और जन्म इनका हुआ था, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी 15वीं शताब्दी में। निधन हुआ था 1548 ईस्वी। और इनके पिता का नाम है शेख ममरेक और गुरु सूफी संत सैयद जहांगीर। और इनकी जो प्रमुख कृति है पद्मावत। पूछेगा जो करवत किससे लिया गया है, तो यह करवत पद्मावत से ही लिया गया है। इसको हम बोलते हैं अमर कथा भी है। जो मलिक मोहम्मद जैसी का अमर कथा वो पद्मावत है। और इस तरह और भी रचना किए थे, अखरा, चित्ररेखा, और इसका प्रमुख भाषा अवधी था। अब हम बात करते हैं पूरा 12th का इस बुक का प्रथम करवत की बात करते हैं। आपको इस प्रथम करवत में क्या बताया मलिक मोहम्मद जैसी, वो अपने बारे में बताते हैं कि हमको इस संसार में अच्छी तरह से भगवान उतारा था, ठीक चंद्रमा की भांति उतारा था। लेकिन यहाँ आने पर जिस प्रकार से चंद्रमा हुआ, सुमेरु और पर्वत में अलग अलग प्रकार का दोष दिया, वह इस संसार में फेमस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से उसको अपने करवत और अपने आप पर विश्वास है कि इस संसार में हमें चंद्रमा की भांति उतारा था, लेकिन मेरी एक आंख की रोशनी चली गई, इसलिए भगवान हमें भी एक कलंक दोष दे दिया। इसलिए हम भी एक दिन इस करवत के माध्यम से इस संसार में क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। इसके लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे। जो प्रथम करवत है हम उसकी बात कर रहे हैं, इस प्रथम करवत की बात कर रहे हैं। प्रथम करवत में क्या पढ़ना है, तो पहले हम मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में जान लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी का जब जन्म हुआ था इस संसार में, तो वह प्रारंभ में ही उसको किसी प्रकार का दोष नहीं हुआ था। लेकिन जन्म के कुछ वर्षों के बाद, 4 साल के बाद, उसका पूरा शरीर में एक बीमारी हो जाता जिसका नाम था चेचक। पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी बीमारी थी, चेचक। पूरा शरीर में चेचक बीमारी हो जाता, जिसके कारण उसकी एक आंख यानी बाएं आंख की रोशनी छिन्न हो जाती। छिन्न का मतलब समाप्त हो जाती, और एक आंख कान से भी कम सुनाई देने लगता। तो ये एक दोष दे दिया उसने। तो इसी दोष के कारण उसको एक नेत्र से ही पूरा संसार को देखा, परखा, ज्ञान समझा, जिस रूप में देखा और उसी रूप में ये अपने करवत में रचना कर दिया मलिक मोहम्मद जैसी ने। इसलिए उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इस संसार में जिस जिस में भगवान ने दोष दिया हुआ इस संसार में अमर है या फेमस है। तो हम उसी के आज प्रथम करवत की बात कर रहे हैं। आप लोग को समझा देंगे एकदम बिल्कुल अच्छी ढंग से। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए हम पहला पंक्ति पढ़ रहे हैं। करवत का फर्स्ट पंक्ति क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। इसका मतलब ये हुआ कि एक नैन मतलब होता नेत्र, कवि मतलब हुआ मलिक मोहम्मद जैसी, और गुनी मतलब होता गुणवान था, ज्ञानी था, बुद्धिजीवी था। तो एक नेत्र होते हुए भी, नेत्र तो दो था लेकिन एक नेत्र से दिखाई नहीं देता था, तो एक नेत्र होते हुए भी मलिक मोहम्मद जैसे गुणवान थे, ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी थे। आगे बता रहा, सोई बिमुआ यही कवि सुन। इसकी कविता को जो भी पढ़ता था, सुनता था, इसके बारे में लिख रहे हैं, जो भी कवि लोग सुना। अब है अगला पंक्ति बोल रहा, चांद जैसन विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। भगवान ने मलिक मोहम्मद जैसी को चंद्रमा की भांति इस संसार में उतारा था, लेकिन आने पर जिस प्रकार से चंद्रमा में दोष दे दिया, आज इस संसार को प्रकाशित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से उसे चंद्रमा की भांति तो उतारा था, लेकिन उसमें भी एक दोष दे दिया, कलंक दे दिया कि उसकी बाईं आंख की रोशनी ही क्या होगी, छिन्न हो गई, चली गई। आगे, जग सूझा एक ही नैना। इसका अर्थ होता जग, जग मतलब होता संसार, दिखा, सूझा का मतलब देखा, एक ही नेत्र से इस पूरे संसार को देखा मलिक मोहम्मद जैसी ने। आगे अपने आप को विश्वास, उवा सुख नक्तक महा। नक्तक का मतलब होता नक्षत्रों के बीच में जिस प्रकार से शुक्र ग्रह चमकते हैं, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी को अपने आप पर विश्वास है कि भगवान ने हमें भी चंद्रमा की भांति और उस नक्षत्र के बीच में जो सूर्य है उसके भांति हमको दोष दिया है। इसलिए हम भी एक दिन इस संसार में उसी चंद्रमा की भांति, उसी शुक्र ग्रह की भांति इस संसार में हम चमक जाएंगे, अमर हो जाएंगे। इसलिए उसको अपने आप पर विश्वास होता इस करवत के माध्यम से। अगला है, जो ही लही अम्भी डाभ न हुई। इसका अर्थ पूछेगा, इसलिए जो ही लही, जो ही का मतलब होता जब तक, लही का मतलब होता है आई, और उसके अम्भी डाभ, अम्भी का मतलब होता आम और डाभ का मतलब होता मंजर। जब तक आम के वृक्ष में मंजर नहीं आता, आगे लिखना, ताव लही सुगंध बरसाई न सोई।
तब तक सुगंध बरसाता नहीं। इसका अर्थ हो गया कि आम के वृक्ष में मंजर आएगा तभी उसमें क्या होगा, सुगंध बरसाएगा। अर्थात जब तक आम के वृक्ष में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं बरसाता। इसका अर्थ पूरा हो गया। इसका अर्थ अगर पूछेगा कि जो ही लही अम्भी डाव न हुई तो ही लही सुगंध बरसाई न सोई। इसका मतलब जब तक आम के वृक्ष में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं बरसाता, यही अर्थ है। अगला पंक्ति, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा ताओ अति भय असुर अपारा। आज समुद्र का पानी इतना खारा इसलिए, इतना विशाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उसका जल में भी एक दोष है कि उसका जल नमकीन बना दिया, इसलिए आर पार नहीं दिखता और छोर भी पता नहीं चलता। इसलिए इस मलिक मोहम्मद जैसी को अपने आप पर विश्वास है। ये उदाहरण से इस संसार में जिस जिसको दोष दिया वही इस संसार में क्या हुआ, अमर हो गया है, फेमस हो गया है। इसलिए उसको खुद अपने आप पर विश्वास है कि भगवान ने मेरी एक आंख की रोशनी ले लिया है, इसलिए हम भी एक दिन इस समुद्र की भांति, चंद्रमा की भांति, शुक्र ग्रह की भांति एक दिन चमकेंगे, अमर हो जाएंगे। इसलिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे और लिख रहे हैं दूसरे पर्वत के बारे में कि जाओ सुमेरु तिलछुल विनाशा। सुमेरु पर्वत था और उस पर्वत को जब भगवान शिव ने आकर तिलछुल से भेदा था तब वो कंचनगिरी के नाम से बड़ा विशाल हो गया और आकाश को सटने लगा था, यानी उड़े आकाश। आगे बोल रहा है, जाओ सुमेरु तिलछुल विनाशा भाव कंचनगिरी लगे आकाशा। अब उसको तिलछुल से ऐसा भेदा कि वो इतना विशाल हो गया कि वो आकाश को अब सटने लगा। इसलिए उसमें भी एक दोष हो गया कि भगवान ने उसे तिलछुल से विनाशा था। और लास्ट में लिखते हैं, जाओ लही घरी कलंक ना पारा कांच होई ना कंचन कारा। मतलब इसका अर्थ होता है कि शुद्ध सोना बनाने के लिए, उसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस प्रकार घड़ा में हम रखते हैं उसकी अशुद्धि को गलाकर साफ कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें शुद्ध सोना प्राप्त होता है। यही पंक्ति आगे लास्ट पंक्ति बोल रहा है, एक नयन जस दर्पण औता निर्मल भाव सब रूपवंत मुख जई कई चाऊ। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से दर्पण के सामने आप जिस प्रकार का वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब ठीक उसी प्रकार का बनता है। मलिक मोहम्मद जैसी का कहना है कि मैंने भी इस संसार को जिस रूप में देखा, जिस रूप में समझा, उसी रूप में मैंने इस करवक की रचना किया और उसमें वही शब्दों का ऐड किया। इस तरह था प्रथम करवक। प्रथम करवक में कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया कोई पंक्ति तो उसको आप कमेंट करके लिखिए, हम फिर से समझा सकते हैं। इसलिए अगला आप पंक्ति देख रहे हैं, द्वितीय करवक की बात करते हैं। ये प्रथम करवक था। प्रथम करवक में क्या है, उसको आत्मविश्वास है कि इस संसार में पूछेगा कि प्रथम करवक में क्या बताया। प्रथम करवक में यही बताया गया कि इस संसार में जिस जिसको भगवान ने दोष दिया वही इस संसार में क्या फेमस हुए। इसलिए उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया था। पहला, समुद्र का पानी इतना खारा इसलिए है क्योंकि उसका जल में भी एक दोष है कि नमकीन है, इसलिए आर पार नहीं दिखता। चंद्रमा इसलिए इस संसार को अर्थ प्रकाशित करता है क्योंकि उसमें भी एक दोष है, उसमें भी एक दाग है। तीसरा है ऑप्शन दिया था सुमेरु पर्वत को इसलिए शिव ने भेदा था इसलिए कंचनगिरी के नाम से आकाश चुनने लगा था। इस तरह एग्जाम्पल था प्रथम करवक। अब द्वितीय करवक की बात करते हैं। द्वितीय करवक में क्या बता रहे हैं, द्वितीय करवक में बता रहे हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्ति आए हैं अपने अच्छी तरह से कुछ पहचान छाप छोड़ कर गए, उसके लिए वह मलिक मोहम्मद जैसी को भी अपने आप पर विश्वास है कि हम भी इस संसार में किसी न किसी करवक के माध्यम से एक दिन क्या हो जाएंगे, हमें लोग याद करेंगे और अमर हो जाएंगे। इसके लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, रतन सेन है, पद्मावती है, राघव चेतन है। ये यार बड़े बड़े महान हुए और ये संसार से चले गए, लेकिन आज भी उसकी कृति जो यश है उसका कार्यों को देखकर हम लोग पढ़ते हैं, अमर कर देते हैं उसको। इसको भी मलिक मोहम्मद जैसे उसी के अनुसार इसको भी अपने आप पर विश्वास है कि हम भी एक दिन इस करवक के माध्यम से क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने द्वितीय करवक में लिखा है और थोड़ा गहराई वाला है द्वितीय करवक, जरा अच्छा से सुनिएगा। बोल रहा है द्वितीय करवक में, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। मोहम्मद मतलब हुआ मलिक मोहम्मद जैसी, कभी मतलब वही हुआ जोरी सुनावा। सुना जोई प्रेम पीर गया। मलिक मोहम्मद जैसी का कविता को जो लोग भी पढ़ा, जो लोग भी सुना, सुनने वाले के अंदर, पढ़ने वाले के अंदर प्रेम का पीरा का अनुभव हो। जैसे मान लो आप लोग सुन रहे हैं अभी, आपके अंदर किसका पीरा होना चाहिए, प्रेम का पीरा का अनुभव हुआ। ये तो कष्ट वाला मतलब पोएम ही लिखता था, इसलिए सुनने वाले और पढ़ने वाले के अंदर क्या होता है, प्रेम का पीरा का अनुभव होता है। ये बता रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसे। अगला, जोड़ी लाई रकत के रहे। और देखो इस पंक्ति को कितना भाव बना देता है कि जोड़ी लाई रकत के लई गाढ़ी प्रीत नैन जल धोई। जब मैं इस करवक की रचना कर रहा था तो मैंने शब्दों को कहाँ से लिखा,
मैंने अपने पवित्र हृदय के रक्त के द्वारा शब्दों को जोड़ने, साटने, लिखने का काम किया। और जब रक्त गाढ़ा हो जाता था, इसे दूर करने के लिए मैंने समुद्र का जल का प्रयोग नहीं किया था, कहीं नल का पानी नहीं लाया। मैंने आंसू भिगोया, इतना रोकर आंसू को जमा कर कर उस रक्त को गाढ़ा को ढीला कर दिया, यानी गीला कर कर एकदम पूरा ढीला कर कर पुनः फिर मैंने करवक की रचना लिखना प्रारंभ किया। क्योंकि रक्त तो क्या था, गढ़ा था, अब उसे ढीला करेगा तभी लिखेगा, इसीलिए वो गढ़ा, वो लई को ढीला कर दिया। उसके बाद पुनः क्या किया, लिखने का। तो अपने पवित्र हृदय के रक्त के द्वारा उन्होंने करवक की रचना किया। अगर वह रक्त गाढ़ा हो गया था तो अपने आंसू को रोकर भिगोकर उसको ढीला किया। आगे बोल रहा है, औ मैं जानी कवित अस्किन्हा, औ मनी, औ मतलब मैं, जानी कवित अस्किन्हा, मकू रहे रहे जगत में चिन्ह। मतलब इसका अर्थ है कि मैं यह करवक यह सोच कर, यह जान कर लिख रहा हूँ कि इस संसार में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस करवक के माध्यम से, इस चिन्ह के माध्यम से हमें लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ महान व्यक्ति इस संसार से चले गए लेकिन आज भी उसको याद करें। जैसे कहाँ सौ रतन अस राजा, कहाँ सौ रतन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। मतलब वही रतन से जो बहुत ही प्रतापी दयालु राजा थे, वो इस संसार से चले गए लेकिन आज भी लोग उसे याद कर रहे हैं। आगे कहाँ सुगा असी बुद्धि उपराजा, वही सुगा जिसके पास बहुत ही बड़ा बुद्धि था, वह शिव भगवान पार्वती का बीच का जो है ना कथा सुन लिया था, वो भी इस संसार में नहीं रहे लेकिन आज भी उसके हम याद कर रहे हैं। आगे कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघव चेतन, वही अलाउद्दीन सुल्तान जो पूरे दिल्ली सल्तनत का संभालता था, वो भी इस संसार में नहीं रहा, लेकिन आज उसकी कृति यश या प्यस के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसकी याद कर रहे हैं। कहाँ राघो जहीन बखान, वही राघो चेतन जिन्होंने पद्मावत में सभी शब्दों को मतलब लिखा था, वही राघो चेतन भी इस संसार में नहीं रहा, लेकिन आज उसकी कृति के माध्यम से हम उसको याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, वही पद्मावती रानी जो एकदम विश्व सुंदरी की तरह रहती थी, उसका सुंदर भी काम नहीं है, लेकिन आज उसकी कृति के माध्यम से हम उसको याद करते हैं। कोई ना रहा रही जग में कहानी, न पद्मावत, न अलाउद्दीन खिलजी, न राघो चेतन, न रतन सेन, ये कोई नहीं रहा इस संसार में। जैसे महात्मा गांधी यार भी नहीं रहा, लेकिन आज रहा उसका क्या, सिर्फ कृति कहानी रहा, उसके माध्यम से उसको अमर कर रहे हैं। कोई ना रहा रहे जग में कहानी, धन्य है सो पुरुष कृति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। वही धन्य है वो पुरुष जो इस संसार से चले गए हैं लेकिन आज वह कृति के माध्यम से अमर हो रहे हैं। जिस प्रकार से फूल मर जाता है तो उसका सुगंध नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो तो इस संसार से मर कर चले गए लेकिन आज उसकी कृति के माध्यम से जिस प्रकार सुगंध आता है, ठीक उसी प्रकार से उसकी कृति के माध्यम से हम उसको अमर कर रहे हैं। इसलिए आगे पंक्ति लिखते हैं, कई ना जगत ना जस बेचा, कोई ना लिन्हो जस मोल, जो पढ़े कहानी हमरे बारे में दुई बोल। मतलब किसी भी व्यक्ति का हम जस खरीद नहीं सकते ना बेच सकते हैं। और मलिक मोहम्मद जी लास्ट में लिखते हैं, जो भी हमारे करवक को पढ़ेंगे, जो भी सुनेंगे, वो हमारे बारे में दो शब्द जरूर बोलेंगे। अगर आपको करवक अच्छा से समझ में आया तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह था। अब क्वेश्चन आंसर के लिए आप कोई चैनल से मत जुड़िए, हम क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे A to Z। चलिए इस तरह था, थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 2 मिनट बना रही है, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या समझे। किसी भी चीज़ में टाइम देंगे तभी ये समझ में आएगा, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर आप बताइएगा क्या समझे आप। आपसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की? कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की क्योंकि दर्पण के सामने जिस प्रकार का वस्तु रखते हैं ठीक उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मलिक मोहम्मद जैसी एक नेत्र होते हुए इस संसार को जिस रूप में देखा, जिस रूप में परखा, उसी रूप में अपने करवक में रचना कर दिया। दूसरा, पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन का क्या तत्व है? पहले करवक में कलंक का मतलब होता है दोष, कांच का मतलब क्या था, कच्ची धातु, और कंचन का मतलब होता है सोना। पहले करवक में व्यंजन जैसे आत्मविश्वास का परिचय है। पहले करवक में इसलिए उसको अपने आप पर विश्वास है क्योंकि इस संसार में जिस जिस में भगवान ने क्या दोष दिया हुआ, इस संसार में मतलब फेमस हो गया, अमर हो गया। चंद्रमा में एक दोष है इसलिए पूरे संसार को प्रकाश करता है। समुद्र का पानी खड़ा है इसलिए वह आज अपार दिख रहा है और छोर नहीं पता चल रहा है। सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने भेजा था, इसमें भी एक दोष है इसलिए वो आकाश को चुनने लगा। इस प्रकार इसे अपने आप पर विश्वास हो। चौथा क्वेश्चन है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की व्यक्त की? कवि अपने करवक के माध्यम से याद रखने की व्यक्त की। चलिए भाव स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन है, आप सुनिए। जो ही लही अम्मी डाव न हुई तो ही लही सुगंध बरसाई न सोई। इसका मतलब ये होता है जब तक आम के वृक्ष में मंजर नहीं आता तब उसमें सुगंध नहीं बरसाता, जब आम में वृक्ष में मंजर आता तभी सुगंध बरसाता है। सिंपल सी बात।
रकत के लाई का अर्थ क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, रकत के लाई का अर्थ पूछ रहा है। जब करबक की रचना कर रहे तो वो अपने पवित्र हृदय के रक्त के द्वारा कर रहे थे, और जब वह रक्त गढ़ा हो गया तो उसे अपने नेत्र के आंसू के द्वारा उसे भिगोकर ढीला किया। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, यहाँ जोरी किसके लिए प्रयोग किया है? यानी जो शब्दों को जोड़ रहा था करबक में, उसके लिए प्रयोग किया। ये तो हम क्वेश्चन आंसर में लिखा देंगे। दूसरे करबक का भाव स्पष्ट करें। दूसरे करबक में कुछ नहीं, दूसरे करबक में पहले यही हुआ, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता को जो भी सुना, जो भी उसके अंदर प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ, उसके बाद बोल रहा था, मैंने इस करबक की रचना अपने पवित्र हृदय के रक्त के द्वारा किया था। अगर वह रक्त गीढ़ा हो गया था तो मैं अपने आंसू को भिगोकर उसको ढीला किया। आगे लिख रहा है कि मैं इस संसार में जो महान पुरुष हुए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, रतन सेन, पद्मावती, राघव चेतन, वो इस संसार से चले गए। धन्य है वो पुरुष, इस संसार से चले गए, लेकिन आज उसके यश कृति के रूप में हम याद करते हैं। ठीक उससे भी अपने आप पर विश्वासी, मैं भी इस संसार से एक दिन चला जाऊंगा, लेकिन इस करबक के माध्यम से हमें लोग याद करेंगे। यही था प्रथम द्वितीय करबक। और जब भी पूछेगा, हाँ, और किसी कोई जगत न जस बेसा मोल, कोई न जगत जस खरीदा, किसी का कृति को खरीद नहीं सकते, ना बेच सकते हैं। और लास्ट में यही पंक्ति लिखा था कि जो मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का करबक को पढ़ेगा उसके बारे में 2 शब्द बोलेगा। यही तो द्वितीय करबक था, वो तो एकदम आसान से समझ। लास्ट है, धन्य है सो पुरुष कृति जासु फूल मरे पर मरे नवासु। इसका अर्थ नहीं बता सकते हैं। धन्य है वो पुरुष जो इस संसार से चले गए। कौन को? अलाउद्दीन खिलजी, रतन सेन, श्री राघव चेतन चले गए, लेकिन आज उसकी कृति के रूप में हम याद करते हैं। जिस प्रकार से फूल मर जाता है लेकिन उसका गंध नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार से वो इस संसार से चले गए, मर गए, लेकिन आज भी उसे हम अमर कर रहे हैं। ये था। आप लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहना, बता दें।